गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे किर्गिज जनजाति। हमने क्या क्या कर लिया था, उनके ग्रह और तंबू तक पढ़ लिया था। अब हमारे पास आता है व्यापार, ट्रेड, कि उनका व्यापार कैसा था। जो किर्गिज लोग होते हैं ये क्या करते थे, अपने इनके जो निकटवर्ती जो मैदानी भागों में लोग रहते थे, जो किसान रहते हैं, उनके साथ वस्तु विनिमय करते हैं। ये लोग जैसे उनके पशु, इनके खुद के पशु होते हैं और उन पशुओं से जो उत्पाद बनते हैं वो बेचते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जो होती है वो वहां से खरीदते हैं। जैसे ये लोग किस चीज को बेचते हैं, पशु, घोड़े, ऊन, ऊनी कपड़े, कालीन, गलीचे, कंबल, पशुओं की खाल, इनको बेचते हैं। और बदले में क्या खरीदते हैं ये लोग, गेहूं, जौ का आटा, सूती कपड़े, चाय, नमक, माचिस, बंदूकें, ये सब चीजें ये खरीदते हैं। ठीक है। अब आता है सामाजिक संगठन, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो किर्गिज होते हैं ये मेनली किस धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें जो पिता होता है वो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। और पशुओं के झुंड पर, मतलब झुंड का जो अधिकांश भाग है उस पर उसी का अधिकार होता है। परिवार कहाँ स्थानांतरण करेगा, कहाँ जाएगा, उसका निर्णय भी वही लेता है। एक जो कुल होता है, मैंने बताया था ना कुल होते हैं, तो कुल जो होता है उसके अंतर्गत कई परिवार आते हैं। और एक परिवार में पिता भी होते हैं, उसके पुत्र होते हैं और पत्नियां भी होती हैं और उसके सेवक भी शामिल होते हैं। ठीक है। एक पिता के जो वंशज होते हैं वो अपने वंश या गोत्र से जो बाहर की लड़की होती है उससे शादी करते हैं। प्रत्येक जो कुल होता है उसका अपना अलग एक सिंबल होता है, मतलब चिन्ह होता है, जिससे वो उन पशुओं के झुंड और व्यक्तियों के ऊपर भी लगा देते हैं। इससे मतलब क्या होता है कि वो आसानी से पहचान, हम भी सिंबल यूज करते हैं, हमारे भी, जैसे आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में हमारे अलग अलग क्या होते थे, सदन, मतलब जैसे सदन होते हैं, हाउसेस जिनको बोलते हैं वो होते थे। और अब भी हमारे, जैसे हमें पता है कि हम बीए फर्स्ट में है, सेकंड में, तो ये इस तरह का उनके भी सिंबल होते थे जिससे वो आसानी से पहचाने जा सके। विवाह में स्त्री या पुरुष को कुछ भेंट दी जाती है, स्त्री पक्ष को भेंट दी जाती है। ठीक है। परिवार, जो प्रमुख परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो कुल का मुखिया या प्रमुख माना जाता है। और वो और जो कुल होते हैं उनसे भी संपर्क करता है। मुखिया का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, इसमें उसे कोई खास विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं होते, लेकिन स्थानांतरित होते रहने के कारण इनका जो सामाजिक संगठन है वो बहुत अधिक मजबूत नहीं है। किर्गिज दो भागों में विभक्त किए गए हैं, एक तो दक्षिणी वर्ग और दूसरा वाम वर्ग। जो दक्षिणी वर्ग है वो बड़ा समूह होता है और इनसे जो संबंधित लोग होते हैं वो पठार के दक्षिण और पश्चिमी की ओर रहते हैं। इसके अलावा जो वाम वर्ग होता है वो छोटा होता है और इससे संबंधित जो लोग होते हैं वो तलस बेसिन में निवास करते हैं। किस बेसिन में? तलस बेसिन में। तलस बेसिन में निवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आधुनिक विकास। क्या आता है? आधुनिक विकास। जो किर्गिज लोग होते हैं वो पशुपालन जो है इनका प्रमुख व्यवसाय है। पशुओं की देखरेख में ये बहुत अधिक प्रवीण होते हैं। किर्गिज जो होते हैं ये मनोरंजन के लिए कुछ खेल खेलते हैं जिनमें अश्व आरोहण बहुत अधिक प्रिय है। अब क्या हुआ है, जो रूसी सरकार है उसकी सहायता से इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है। ठीक है। मतलब इनका शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है और इनकी जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जागरूकता है उसमें वृद्धि हुई है। चरागाहों पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। सहकारी पशुपालकों के निर्माण और दुग्ध उद्योग और चमड़ा उद्योग के विकास से जो किर्गिज लोग हैं उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बहुत से जो किर्गिज होते हैं वो अब क्या किया है, उन्होंने जो भ्रमणशील जीवन था उनका, उसको छोड़कर क्या बन गए हैं, वो स्थायी कृषक और पशुपालन के रूप में कार्य करने लगे हैं।
वर्तमान समय में जो किर्गिज होते हैं उनको असभ्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, यूरोपीय प्रवास और सरकारी प्रयास से, ठीक है, इनके जीवन स्तर में काफी वृद्धि हुई है। ये अब शिक्षा के साथ साथ क्या होते जा रहे हैं, सभ्य। जैसे शिक्षा तो वैसे ही मानव को सभ्य बनाती है, तो शिक्षा का जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ है, ये लोग कैसे हो गए हैं, सभ्य जीवन जीने लगे हैं। ठीक है, आगे आपकी एक जनजाति बच जाती है बद्दू। वो हो सकता है मैं करवा भी दूं, हो सकता है ना भी करवाऊं, लेकिन फिर आपका एक है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, वो मैं जरूर करवाऊंगी आपका। अगर आप करना चाहें तो अरब के जो बद्दू है, बद्दू जो जनजाति है, इनको बोलते हैं अरब के बद्दू, अरब के बद्दू। ठीक है, ये अरब में पाई जाती है। ठीक है, अरेबिया जो है, सऊदी अरब आपने सुना होगा, वहां पर पाई जाती है। ये भी क्या होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, चलवासी होते हैं, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया के अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, सीरिया से लेकर जो दक्षिण में अरब मरुस्थल है उसके ऊपरी भाग में ये बिखरे हुए होते हैं। बद्दू का मेनली मीनिंग क्या होता है, भ्रमणशील या खाना बदोश। क्या होता है, खाना बदोश। ये जो लोग होते हैं, ये मौसम के अनुसार जल और चारे की खोज में क्या करते रहते हैं, अपने परिवार और पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और एक स्थान पर ये बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। और ये लोग भी क्या रहते हैं, समूहों में रहते हैं और सभ्य समाज से दूर रहना चाहते हैं। मतलब क्यों दूर रहना चाहते हैं, ताकि इनकी अपनी एक अलग पहचान कायम हो सके। ठीक है, इसलिए दूर रहना चाहते हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया में के जो ये पशुपालक जनजाति है, इनके समूह के रूप में क्या कहा जाता है, इनको अनाजा कहा जाता है, अनाजा। ठीक है, और इनके बहुत सारे उपवर्ग हैं। जो रुवाला नामक क्या है, रुवाला, ये जो बद्दू है, इनका जो समूह है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, ऊंट पालना। ठीक है, निवास क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया है। अरब जो प्रायद्वीप है उसके उत्तरी भाग में जो हमद और नेफद मरुस्थल है, हमद मरुस्थल और नेफद मरुस्थल, वो दोनों है, वो उस दोनों के बीच में स्थित है। प्रायद्वीप के जो उत्तरी भाग है उसमें लगभग 10 लाख बद्दू निवास करते हैं। ठीक है, अधिकांश जो है वो छोटी घास वाले मैदानी भागों में क्या पाए जाते हैं, हमद पाए जाते हैं, और ये स्थायी वनस्पति और गर्तों में जल की उपलब्धता पाई जाती है। हमद में, हमद क्षेत्र जो है वो चट्टानी मरुस्थल है, जिसके दक्षिण में नेफद का जो रेतीला मरुस्थल है वो पाया जाता है। हमद क्षेत्र और उत्तरी नेफद में छोटी छोटी घासें उगती हैं, जो क्या होती है, गर्मी में सूख जाती है। नेफद के जो दक्षिण में है वो अरब का विशाल मरुस्थल है, जिसे क्या बोलते हैं, रब अल खाली। लिखा हुआ होगा आपकी एटलस में, आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, रब अल खाली। और जल के अभाव और पूर्णतः रेत का होने, बालुकामय होने के कारण यह संपूर्ण भाग क्या है, निर्जन है। मतलब यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी जीवित जन आपको नहीं दिखाई देते, जीवित क्या, मृत भी नहीं होंगे। ठीक है, जो बद्दू है, इनका जो प्रमुख निवास क्षेत्र है वो हमद और नेफद मरुस्थल में गर्मी के महीने में जून से सितंबर तक ये क्या होते हैं, अत्यंत गर्म होते हैं, और दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता है। बहुत तेज धूप होती है, धूल भरी आंधियां चलती है, वर्षा नहीं होती है। और इसके विपरीत अगर शीत ऋतु में बात करें तो दिसंबर और जनवरी के महीने जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। कभी कभी तो रात का तापमान 0 अंश या माइनस में भी पहुंच जाता है, रात में पाला पड़ता है, और कभी कभी हिमपात भी होता है। अक्टूबर के पश्चात जो शरद और शीत ऋतु है उसमें पश्चिम से आने वाले विक्षोभों से क्या होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, जिससे जो चिरस्थायी वनस्पतियां हैं या पौधे हैं उनकी जड़ें गर्मी में पूर्णतः नहीं सूख पाती और वो फिर से जीवित हो जाती है। किंतु गर्मी में जो संपूर्ण वनस्पतियां है वो सूख कर नष्ट हो जाती है और पूरा प्रदेश मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। अब इनके शारीरिक लक्षण आते हैं तो बद्दू लोग जो है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया के अर्मिनाइड और भूमध्य सागर के जो कॉकेसाइड प्रजातियां हैं उनके मिश्रण से मिलकर बना है। बद्दू लोग जो होते हैं वो 160 से 167 सेंटीमीटर के लंबाई होती है। इनका चेहरा लंबा होता है और छोटा होता है। नेत्र और बाल काले होते हैं। त्वचा का रंग पीला पीला होता है। ठीक है, पशुपालन, फिर नेक्स्ट क्या है, पशुपालन। जो बद्दू लोगों का व्यवसाय है वो मेनली पशुपालन है, और ये
पालतू पशुओं में ऊंट, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर ये सब पालते हैं। ऊंट इनका सबसे फेमस होता है। बद्दुओं के कई उपवर्ग भी है। ऊंट पालने वाले जो बद्दू है वो क्या कहलाते हैं? रुआला कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा माना जाता है। भेड़ बकरियां पालने वाले बद्दू निम्न स्तर के माने जाते हैं। ऊंट और घोड़े सवारी के लिए पाले जाते हैं, जबकि भेड़ बकरियां किस लिए पाली जाती है? दूध, मांस और चमड़े के लिए पाली जाती है। ऊँटनी का दूध, बाल और चमड़ा बद्दुओं के जीवन का आधार है। ठीक है, जो बद्दू लोग होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः ऊँट पर ही आधारित होती है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी जनजाति है आप उसको सिर्फ ये समझ सकते हैं कि ये आपको कहाँ मिलती है। आपको ये मिलती है, आप सिर्फ यही मैप में देख सकते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ। उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको ये लग जाएगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहा है, उष्ण कटिबंध में पड़ रहा है। ठीक है, उससे आपको उनके मोस्टली जो जनजाति है वो कैसी है? स्थानांतरणशील है, मतलब उनका कोई स्थायी निवास नहीं है। और फिर भी आपको इनके बारे में, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ये सभी उसमें फेमस है। क्या पहनते हैं, क्या नहीं कर, तो वो सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग कर देंगे, या फिर उन वहाँ जो जैसे ये पशु पालते हैं या जैसी जलवायु में पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप आसानी से कर सकते हैं। और बस बद्दू के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही ये जो जनजाति है जो मैं आपको छुड़वा रही हूँ, ये आप खुद से भी कर लेना। इतना मैंने बता ही दिया है कि कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते। अब इनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, ठीक है, इनका मौसमी प्रवास क्या है, भोजन क्या करते हैं, वस्त्र और आभूषण क्या होते हैं, ये आप खुद से भी पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, मैं नेक्स्ट करवाऊंगी आपको प्रवास कटिबंध सिद्धांत, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।